आज हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी के बारे में। तो सबसे पहले इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको जानिए। नेचुरल। नेचुरल। उसके बाद बात आती है वेजिटेशन की। वेजिटेशन या वेजिटेशन कहिए। एंड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स। तो आज का हमारा अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है कि वैसे पेड़ पौधे से है जो कि पूरी तरह से अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। तो इनके उगने और बढ़ने से मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं रहता। इस तरह कृषि की विभिन्न फसलें, फलों के बगीचे वनस्पति तो कहलाएंगे, किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कृषि गत फसलें, फलों के बगीचे आदि मनुष्यों द्वारा लगाए जाते हैं। तो हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। तो इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर अब भी कायम है। तो भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है, और इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं, जिससे फर्न, शैवाल आदि। तो भारत में लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की ताजे पानी तथा समुद्री मछलियां पाई जाती है। तो बड़े बड़े वृक्षों और झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं। और भारत में प्राचीन समय से वनों का भारी महत्व रहा है। तो दंडकारण्य, वृंदावन, नंदन वन, कानन वन आदि जैसे प्राचीन काल से ही वन है, जो ऋषियों मुनियों की तपोभूमि भी रही है, और जहां भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुई है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजने की भी परंपरा रही है। वेदों में तो वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना गया है। तो शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि के लिए खेती की बढ़ती हुई मांग, ईंधन की बढ़ती मांग, शहरीकरण, औद्योगिकरण के लिए आधिकारिक भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, दावानल का प्रकोप आदि के कारणों से वनों को काफी क्षति हुई। तो मैदानी क्षेत्र में घनी जनसंख्या के कारण वन अब नाम मात्र के ही रह गए। तो भारत में वनस्पति एवं अन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है, जो आपके सामने अब आए। तो भूभाग का स्वरूप, इसके अंतर्गत जानिए आप भूभाग का स्वरूप। तब इस बात को समझना हम सबों के लिए बेहतर होगा और जरूरी भी। तो इसका वनस्पति के प्रकार पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। पहाड़ का धरातल काफी ऊबड़ खाबड़, ऊंचा तथा दुर्गम होता है, और इसीलिए इस पर अलग तरह की वनस्पतियां उगती है। तो पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं, किंतु इनका भी धरातल मैदानी भागों की तरह एकदम समतल नहीं होता है। अतः यहाँ की वनस्पति अलग किस्म की होती है। चूंकि मैदानी भाग का धरातल समतल होता है, अतः
मानव बसाव के लिए सबसे सुगम रास्ता है। तो यहाँ मनुष्यों का बसाव सबसे अधिक है। लोग कृषि एवं बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काट काट कर साफ कर दिए और इसीलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अब इसके साथ बात आती है मिट्टी की। अब मिट्टी को भी जानना हम सबों के लिए बेहद जरूरी है। मिट्टी क्या चीज होती है, इसको जरा विस्तार से समझें। मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं। तो राजस्थान की बलुआही मिट्टी में हमें विशेष प्रकार के कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं और वही गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहां दलदल है, वहां एक खास किस्म की वृक्ष सुंदरी पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष की वन पाए जाते। तो पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं, इसीलिए उसे सुंदर वन कहते हैं। अब इसके साथ हम बात कर लेते हैं आगे जलवायु की। इसके बारे में भी जानना हम सबों के लिए बेहतर जरूरी बात है। इसको जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। जब हम प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी की बात करेंगे तो भूभाग स्वरूप मिट्टी जलवायु ये सब हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है कि जलवायु के अंतर्गत क्या आएगा, तापमान। और बेहद ही जरूरी चीज है तापमान को समझना। तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसमें वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है और हिमालय पर्वत इसका बहुत ही एक अच्छा सा उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और उसी के साथ पेड़ पौधे की किस्म भी बदलती है। तो जहां तापमान अत्यंत कम होता है वहां पौधे ही नहीं पाए जाते हैं। यह भी बात जरूरी है हम लोगों के लिए जानना। तो अब इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि वनस्पति खंड जो होते हैं उसी तापमान के अंतर्गत ही आता है। इस बात को हम आपको विस्तार से जरा सा समझाएंगे और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो तापमान को हम लोग पढ़ेंगे। तो तापमान क्या चीज होती है, इसके क्या सब कारण है, इसको आप अभी जानेंगे। इसी कड़ी में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि तापमान क्या चीज होती है, इसको समझना क्यों जरूरी है। तो ये आ गया आपका जलवायु। जलवायु पर हमारी आपसे बातचीत हो रही थी। अब इसके नीचे आ जाता है तापमान। तापमान आ जाता है तो तापमान में हमें क्या समझना जरूरी होगा। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि वनस्पति खंड और जनवरी के औसत तापमान और औसत वार्षिक तापमान, तो इसको जरा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वनस्पति खंड की। वनस्पति खंड क्या चीज होती है, इसको भी जानना हम सबों के लिए जरूरी है। तो वनस्पति खंड क्या आती है, इसके अंतर्गत आता है उष्ण। अब ये उष्ण क्या चीज है, अब आएगा उपोष्ण, फिर आएगा शीतोष्ण। अब इसको विस्तार से हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। और शीतोष्ण के बाद आता है अल्पाइन। ये क्या चीज होती है, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो उष्ण उपोष्ण और मतलब उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण और अल्पाइन। तो औसत वार्षिक तापमान को समझिए। औसत तापमान वार्षिक, औसत वार्षिक तापमान को जानना हम सबों के लिए बेहद ही जरूरी है। और जनवरी जो कि ठंड के मौसम होता है, तो जनवरी को भी समझिए। जनवरी का तापमान, इसको भी समझना हम सबों के लिए बेहद जरूरी है। इन सब बातों को समझने के लिए हम थोड़ा सा विस्तार से चलते हैं। यदि उष्ण 24 डिग्री से अधिक, 24 डिग्री से अधिक, ये उष्ण की बात आ गई। अब क्या होती है 18 से अधिक, 18 डिग्री से अधिक।
अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। औसत तापमान वार्षिक 24 डिग्री से अधिक और जनवरी का तापमान 18 डिग्री से जरा सा अधिक। तो इसमें क्या आएगा? कोई पाला नहीं आएगा। पाला से राहत मिलेगी, पाला से राहत मिल जाएगी, ये फाइनली है। अब इसके बाद बात करते हैं उपोष्ण। तो ये आएगा आपको 17 से 24 डिग्री, 24 डिग्री। अब इसमें क्या होगा? और ये आएगा आपको 10 से 18 डिग्री। इस बात को विस्तार से समझते रहिए। तो को पाला, इसका मतलब आएगा कि पाला कभी कभी, पाला कभी कभी मतलब आता है, कभी कभी पड़ता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग शीतोष्ण की। 7 से 17 डिग्री, 7 से 17 डिग्री, ये आ गई बात। अब इसके बाद क्या आ गई? तो जनवरी के औसत तापमान को हम लोग जरा सा जानेंगे कि यहां पर क्या होगा। तो ये जाएगा -1 डिग्री से -10 डिग्री तक। अब इस बात को समझने के लिए, तो इसमें कभी तो इसमें क्या आएगा? कभी पाला आएगा और बर्फ भी आएगा, इसको जानिए। अब अल्पाइन की कोई बात नहीं है, इसमें 7 डिग्री से कम पर चले जाएंगे, 7 डिग्री से कम पर आ जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया जो है सो चलती रहती है। तापमान में जो है, मतलब जलवायु के अंतर्गत जो तापमान शब्द आते हैं, तो ये ऐसा तापमान का ये रूपरेखा है जिसको आप विस्तार से समझ सकते हैं कि व्हाट इज तापमान, तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो इस बात को समझने के लिए अब दूसरी बात आ जाती है, यहीं पर हम बात कर लेते हैं सूर्य की प्रकाश। क्या बात आएगी? सूर्य के प्रकाश की। अब सूर्य के प्रकाश भी जरूरी है, इस बात को भी समझना जरूरी है। तो सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। और सूर्य प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन तथा समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने से पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। अब इसी के क्रम में हम बात कर लेते हैं वर्षा की। तो अभी बात इसी पर चल रही है, जलवायु पर, तो बरसन की बात कर लेते हैं, जिसे वर्षा कहा जाता है। तो वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है। और वनस्पति के उगने में नमी का क्या महत्व है कि जैसे जैसे वर्षा घटती या बढ़ती है, वैसे वैसे वनस्पति में परिवर्तन होता है। तो पूर्वोत्तर राज्य में जहां बहुत अधिक वर्षा होती है, वहां अत्यंत सघन वनस्पति और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। तो ठीक इसके विपरीत पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढलान जो वृष्टि छाया में पड़ता है, जहां वनस्पति की सघनता, उसका प्रकार एवं उसकी ऊंचाई सभी प्रभावित होते हैं। तो इसी तरह गंगा के मैदान में जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो वर्षा की मात्रा, उसकी अवधि घटती जाती है और इसका प्रभाव वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई तथा उसके किस्म पर देखने को मिलेगी आपको। तो वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करना, वर्षा को आकर्षित करना, मिट्टी अपरदन को रोकना, पत्तियों का खाद तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने आदि सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो वन उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं बहुत सारी चीज, जैसे कि हमें कीमती लकड़ियां, पशुओं का चारा, शहद, कत्था, जड़ी बूटियां। तो इसके साथ साथ वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों के लिए निवास स्थान भी है। तो निवास स्थान जैसे भी है, तो वो जरूरी है जंगली जानवर के लिए। अब इसी के क्रम में बात एक बड़ी विस्तार से आ जाती है, जिसके लिए हम आगे चल रहे हैं, और वो एक छोटी सी बात है जिसको जानने के लिए हमें जानना जरूरी है। अगर जानेंगे नहीं तो हम क्या समझ पाएंगे
कि ये प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी, इस बात को समझने के लिए इसके सारे कारक को जानना जरूरी है। इसके अंतर्गत आने वाले तमाम तत्वों को जानना जरूरी है। तो इसमें क्या आता है? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र को समझिए, ये क्या चीज होती है? पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीवों का वितरण काफी हद तक भौतिक दशाएं एवं जलवायु से प्रभावित होता है। और वन खास किस्म की प्रजाति, वनस्पति, खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। तो जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहां के रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित कर देती है, तो उसकी संख्या और किस्म भी बदल जाती है। तो किसी भी जगह पेड़ पौधे और तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंत संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तो ये तीनों आपस में मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, और मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। तो मनुष्य वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है तो पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है तथा अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है इंसान। तो पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, जीव जंतु की कई प्रजातियां लुप्त भी हो रही है या लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। जैसे मानसूनी जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम, विषुवतीय जीवोम। ये तीन तो आपने जान लिया। अब तीन के साथ साथ एक बात और भी जानना जरूरी है आपके लिए। चौथी आती है रेखीय जीवोम। तो इन सभी प्रकार के जीवों की एक खास किस्म की वनस्पति एवं एक खास किस्म के प्राणी जगत को एक दूसरे से अंतर संबंधित है, और ये सब पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसी के क्रम में बात आती है वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार, अब इस बात को भी समझना जरूरी है। वनस्पति के प्रकार, तो हमारे देश में तापमान, वर्षा एवं धरातल में विविधता पाई जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो पहली बात आएगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी बात आएगी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरी बात आएगी उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियां। उसके बाद आएंगे पर्वतीय वन, और उसके बाद आएंगे मैंग्रोव या डेल्टाइन वन। तो इसी के साथ हम लोग ये जो पांच चीजें हैं इसको इसको जरा सा विस्तार से समझते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये क्या चीज है। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, और यहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा बहुत थोड़े समय के लिए ऋतु शुष्क होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा तथा ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष काफी बढ़ते, अधिक बढ़ते। तो इनकी ऊंचाई प्राय 60 मीटर या उससे अधिक भी हो जाती है तथा ये सघन वन के रूप में विकसित होती है। तो इसके कारण सूर्य प्रकाश जो है, यहां सूर्य प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, और सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों की सघनता इनकी ऊंचाई को बढ़ा जाती है। तो जब ये सूर्य प्रकाश नहीं आते हैं तो क्या होता है, इस बात को समझिए। सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में
वृक्षों की सघनता इसकी ऊंचाई बढ़ाती है और यहाँ विभिन्न प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी रहती है तथा धरातल पर विभिन्न प्रकार की झाड़ियों के आच्छादित रहता है। तो इस प्रकार के वन में एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी कठिनाइयां होती है और वृक्ष भी अपने पत्ते एक ही बार या एक ही समय में नहीं गिराते, बल्कि थोड़ा थोड़ा हर समय गिराते रहते। तो इसलिए वृक्ष हर समय पत्तियों से लदे हुए नजर आते हैं। तो अतः इसका नाम सदाबहार जंगल भी है। तो इसमें वन के अनेक बहुमूल्य लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, सिंकोना, आगनूस, बांस इत्यादि। और इस जंगल में चूंकि वृक्ष सघन और ऊंचे होते हैं, तो एक वन से मतलब एक वृक्ष से दूसरे पर फांदने वाला जानवर, जिसे लंगूर, बंदर तथा इनकी जो भी प्रजातियां हैं, वो सारे अधिकतम मात्रा में इन जंगलों में पाए जाते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण और भी है, जिसको आप आगे से जानिए। अब बात कर लेते हैं असम तथा वो असम के दलदली भाग में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाथी, गेंडा, इसे वन जंतु कहते हैं। इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार के पक्षी एवं रेंगने वाले जीव एवं कीड़े भी पाए जाते हैं। अब इसी के क्रम में बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है और यहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इसमें वृक्ष एवं पत्तियों को एक साथ जो है 1.5 से 2 महीने तक के समय के लिए गिरा देते हैं। मतलब 45 से लेकर 60 डेज तक के लिए। अतः वृक्ष काफी समय तक पत्ता रहित रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? पतझड़ वन कहते हैं। और नमी की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका वितरण देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल आदि है। तो इस वन की प्रमुख विशेषता चंदन तथा सागवान की वृक्ष है। तो बांस, साल, शीशम, खेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत यहां पाए जाने वाले अन्य वृक्ष हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और ये वन प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग और जो तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहां वृक्षों की सघनता अत्यंत कम है। तो इस क्षेत्र को लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती एवं अन्य कार्यों के लिए वन और घास के मैदान को साफ किया है। तो यहां मोटे तौर पर नीम, पीपल, सागवान तथा साल के वृक्ष मिलते हैं। तो पर्णपाती जंगल में ही खास पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें सिंह, शेर, जंगली सुअर, हिरण, हाथी की प्रधानता रहती है और विविध प्रकार की पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ आदि पाए जाते हैं। तो इस प्रदेश में मोर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसी के साथ साथ बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर हम लोग उष्ण कटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियों की। अब ये क्या चीज होती है, इसको भी समझना हम सबों के लिए जरूरी है। तो जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां अनेक प्रकार के कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की वनस्पति उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है और इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कहिए,
मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग आदि सम्मिलित है। तो इसके अंतर्गत खजूर, यूफोर्बिया, एकेसिया बबूल जिसे कहते हैं, और नागफनी यानी कैक्टस जिसे कहते हैं, इसकी प्रजातियां बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो इन वनस्पतियों के लिए पानी की मांग सबसे महत्वपूर्ण है। अतः इसे प्राप्त करने के लिए इनकी जड़ें अत्यंत गहरी होती है। तो पानी को अधिक से अधिक बचा कर रखा जा सके, इसके लिए तने मोटे होते हैं और पत्तियां मोटी होती है, रोएदार या गुद्देदार होती है। तो भौतिक वातावरण के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति का समायोजन का यह एक अनूठा उदाहरण है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा, ऊंट जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं पर्वतीय वन की। तो धरातल पर अक्षांश के कारण तापमान में काफी अंतर आता है, और उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई से तापमान प्रभावित होता है। और इस तरह धरातल पर जिस प्रकार अक्षांश के परिवर्तन से वनस्पति का प्रकार बदलता है, उसी प्रकार पर्वत पर ऊंचाई, बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पति का प्रकार बदलता है। तो धरातल पर की बात है, तो हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, लॉरेल तथा चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता है। तो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर्न, स्प्रूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इससे अधिक ऊंचाई लगभग 3600 मीटर से अधिक पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इसमें सिल्वर फर्न जूनियर स्पाइन मुख्य है। हिम रेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल के मैदान अवस्थित हैं, और गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो जैसे जैसे हिम रेखा से निकटता बढ़ती जाती है, वृक्षों का कद घटता जाता है, और तेज हवा के कारण वृक्षों का आकार टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। अंततः इसकी संख्या नगण्य हो ही जाती है लगभग। तो इस बात को समझने के लिए हम जरा सा आगे निकलेंगे, तो इसके बाद अल्पाइन घास पाया जाता है। इसका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी जनजातियां गर्मी में पशु चारा के लिए करती है। जाड़े में जब तापमान एकदम कम हो जाता है, तो ये निचली घाटियों में उतर आते हैं, और इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चीतरा, हिरन, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, घने बालों वाली बकरियां, भेड़ आदि पाए। अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं मैंग्रोव वन की। ये मैंग्रोव वन क्या चीज होती है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। यह एक विशेष प्रकार का वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई एवं दलदल प्रदेशों में पाया जाता है। यह समुद्र का नमकीन जल तथा नदियों के मीठे जल द्वारा लाए गए महीन पंख एवं बालू द्वारा निर्मित दलदल एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देता है, जिससे सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है, और इन वृक्षों की जड़ें पानी के ऊपर तक निकली होती है। ऐसा लगता है मानो पक्षियों के पंजे पानी में धंसे। तो यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटों पर पाई जाती है। तो सुंदरबन प्रदेश भी रॉयल टाइगर बंगाल रॉयल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है, और इसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप आदि बड़ी संख्या में यहां पाए जाते हैं।
तो वैसे अगर हम लोग एक बात को जानने की कोशिश करें कि भारत प्राचीन समय से ही अपने मसाले और जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध रहा है, ये बात कहीं से काटने वाली नहीं है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति की विभिन्न जड़ी बूटियों का समावेश रहा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति के घरेलू नुस्खे द्वारा भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर आम बीमारियों को दूर करने का प्रचलन है यहाँ पे। तो आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। और 20 विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 2352 पादपों को शामिल किया है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त तथा 49 किस्में तो नष्ट होने के कगार पर अभी हैं। तो अपने क्षेत्र के औषधीय पौधे की पहचान करें, उनके नामों को आप सूचीबद्ध भी कर सकते हैं कि कौन सा है, ये क्या लाभ देगा। अब इसी के क्रम में हम बात कर लेते हैं वन्य प्राणी की। तो वनस्पति की ही भांति भारत वन्य प्राणियों में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियां हैं और देश के 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। और यह विश्व के कुल अन्य वन्य प्राणी प्रजातियों का 13% हिस्सा है। और मछलियों की भी यहाँ 2500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व के लगभग 12% की हिस्सेदारी है। तो भारत में विश्व के 5 से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी और रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये भारत के उष्णार्ध वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा अन्य महत्वपूर्ण जानवर है जो असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है। तो कच्छ में रण तथा थार के मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत के जंगलों में पाई जाती हैं। और यहाँ बंदर की तो अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत ही विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंहों का प्राकृतिक निवास स्थान है और भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिम बंगाल का सुंदरवन भी है। और मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमालय क्षेत्रों के वन प्रदेश भी है। तो लद्दाख के ठंड प्रदेशों में याक पाया जाता है, जो गुच्छेदार सिंगों वाला तथा बोझ ढोने वाला बैल की तरह एक पशु ही है। अब इससे जरा सा हम लोग आगे यदि निकलते हैं तो क्या बात मिलती है, उस बात को जरा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो नदियां, झील और समुद्री क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां घड़ियाल पाया जाता है। क्या है? तो पूरे विश्व में भारत ही ऐसा एक देश है जहां घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्र तट पर विश्व के बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। और भारत में पक्षियों की अनेकानेक प्रजातियां हैं। मोर, तोता, मैना, सारस, बतख, कबूतर आदि देश के वनों और आर्द्र क्षेत्र में ये सब रहते हैं। अब जरा सा इसी क्रम में एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, प्रवासी पक्षी क्या चीज होती है। तो भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन साइरस बहुत बड़ी संख्या में भारत आते हैं और इनमें कुछ मनपसंद स्थान गुजरात, कच्छ का वन, राजस्थान स्थित भरतपुर, पक्षी विहार तथा बेगूसराय के कांवर झील के पास गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है जहां ये सब आते रहते हैं। तो पटना के मोकामा का टाल क्षेत्र भी कई प्रकार की पक्षियों का निवास स्थान है एवं क्रीड़ा स्थल कहलाता है। तो जब हम अपनी फसलों का चयन जैव विविध वातावरण के संदर्भ में करते हैं, तो इसी तरह औषधियां और पादपों का चुनाव भी प्रकृति में उपलब्ध औषधीय जड़ी बूटी के भंडार से हम कर लेते हैं। अब दूध देने वाले पशु भी प्रकृति में वर्तमान अनेक वस्तुओं में से चुने गए। तो पशुओं से हमें विभिन्न प्रकार के आहार,
परिवहन, कृषि कार्य आदि में मदद प्राप्त होता है। तो बहुत से कीड़े मकोड़े से हमें फसलों एवं फूलों के परागण में मदद करते हैं तथा हानिकारक कीड़ों का भक्षण भी करते हैं। तो इस तरह उन पर जैविक नियंत्रण होता रहता है और प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र का सफल संसाधन में योगदान हर किसी का रहता है। तो उनका संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। तो प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण कई पादप तथा जीव संकटग्रस्त हो गए और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो चुका है। तो लगभग 13,000 पादप प्रजातियां अभी संकट में चल रही है और 20 प्रजातियां विनाश हो चुका है। तो कई वन्य जीवन प्रजातियां भी संकटग्रस्त है और कई लुप्त होने के कगार पर है। तो अब इसी के क्रम में जरा सा अगर हम आगे निकलते हैं तो इस बात को जरा सा गौर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कैसे संभव है हमारे लिए। तो पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन का कारण प्रमुख बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव है। मतलब ये जो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आई है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक तथा औद्योगिक अपशिष्ट तथा अम्लीय जमाव के कारण प्रदूषण, लालची व्यवसायियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना आदि सारा चीज है। तो अपने देश में सरकार ने पादपों और जीवों को सुरक्षित करने के लिए कई बड़े कदम ऐतिहासिक भी उठाए। तो देश में 14 जीव मंडल निचय है, मतलब आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं, सरकार ने स्थापित की है। तो इनमें से 4 की गणना विश्व के जीव मंडल मतलब आरक्षित क्षेत्रों में की गई है। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार है। तो पहली आती है कि हमारी सरकार नहीं, ये पूरे विश्व की सरकार की बात हम करते हैं। तो पहला क्षेत्र आता है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दूसरा आता है नंदा देवी, जो उत्तरांचल में है। तीसरी आती है मन्नार की खाड़ी, जो तमिलनाडु में है। और चौथा आता है नीलगिरी, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। तो 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से है। इसमें पहला है सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, उसके बाद है नौकरेक, उसके बाद है ग्रेट निकोबार, उसके बाद है मानस, उसके बाद है सिमलीपाल, उसके बाद है दिहांग दिबांग, उसके बाद है डिबूस साइकवॉच, उसके बाद है अगस्त मलाई और कंचनजंगा और पंचमढ़ी, और उसके बाद है अचन कमार अमरकंटक। तो 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों का वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई थी। तो शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण आदि योजनाएं भी बनाई गई और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो 89 नेशनल पार्क और 149 वन्य प्राणी अभयवन तथा कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए।